नमस्कार। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना को डिकोड करेंगे जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। कोयम्बटूर की एक ऐसी ट्रेजेडी जो सिर्फ एक क्राइम न्यूज़ नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के स्ट्रक्चर पर एक बड़ा सवाल खड़ी करती है। हम इस दर्दनाक घटना के जरिए न सिर्फ फैक्ट्स को समझेंगे, बल्कि इससे जुड़े कानूनी पहलुओं को भी बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे इस पर आते हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का एक बयान सामने आया था और उनका रिएक्शन इस घटना की सीरियसनेस को बिल्कुल साफ दिखाता है। उन्होंने कहा कि एक 13 साल के बच्चे का उसके ही दोस्तों द्वारा पीट-पीट कर मार डालना लिटरली दिल छलनी कर देने वाला है। और ये बयान सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, राइट? ये एक्चुअली समाज के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म था, खास करके पेरेंट्स और टीचर्स के लिए, कि उन्हें बच्चों के बिहेवियर में आ रहे बदलावों पर कितनी गहरी नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले इस कोयम्बटूर ट्रेजेडी के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कि आखिर इन्वेस्टिगेशन में क्या-क्या सामने आया। तो घटना कुछ इस तरह अनफोल्ड होती है। 15 मई की सुबह कोयम्बटूर के पास इरुगुर नाम की जगह पर 3 लड़के, जिनकी उम्र यही कोई 13 से 15 साल के बीच थी, एक नहर के पास मछली पकड़ने जाते हैं। इनमें से जो 13 साल का बच्चा था, जो स्कूल छोड़कर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता था, वो दोपहर तक घर नहीं लौटता। अब जाहिर है, शाम होते होते पेरेंट्स घबरा जाते हैं। जब वो उसके उन दोनों दोस्तों से पूछते हैं तो वो दोस्त एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। वो कहते हैं कि एक अनजान आदमी बाइक पर आया और उसे अपने साथ ले गया। शुरुआत में तो इस किडनैपिंग की फेक स्टोरी ने सबको डरा दिया, लेकिन 18 मई आते आते ये कहानी एक खौफनाक सच में बदल गई, जब पुलिस की पूछताछ में हत्या का कबूलनामा हुआ और उस बच्चे की बॉडी बरामद की गई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो सच सामने आया, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक बिल्कुल आम सी दोपहर आखिर इतनी जानलेवा कैसे बन गई? दरअसल मछली पकड़ने के दौरान उस 15 साल के आरोपी और 13 साल के बच्चे के बीच एक मामूली सी बहस हुई थी। बात तब और बिगड़ गई जब कथित तौर पर उस बच्चे ने दूसरे लड़के के पेरेंट्स को लेकर कुछ गलत कह दिया। बस फिर क्या था? गुस्से में आकर उस 15 साल के लड़के ने पास पड़ी शराब की एक खाली बोतल उठाई और उसके सिर पर दे मारी। जब वो बच्चा नीचे गिरा तो उस पर एक भारी पत्थर से हमला किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और अपना क्राइम छिपाने के लिए उन दोनों नाबालिगों ने बॉडी को वहीं कीचड़ में गाड़ दिया और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने घर लौट आए। अनबिलीवेबल है ना? अब यहां सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? वो था सीसीटीवी फुटेज। देखिए, पुलिस ने अपहरण की उस झूठी कहानी पर ऐसे ही आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर लिया था। जब उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरा को प्रॉपरली खंगाला तो उन्हें साफ पता चल गया कि वो बच्चा किसी अनजान आदमी के साथ बाइक पर नहीं गया था। और जैसे ही ये सबूत उन दोनों लड़कों के सामने रखा गया और पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई, तो उन्हें सच्चाई उगलनी ही पड़ी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला कानूनी रूप से कैसे बिल्ड होता है। हमारा लीगल फ्रेमवर्क और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 इस बारे में क्या कहता है। कानून की नज़र में इन दोनों नाबालिग सस्पेक्ट्स को हम मुजरिम या क्रिमिनल नहीं कह सकते। कानूनी भाषा में इन्हें चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ यानी CICL कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा बच्चा जिस पर क्राइम करने का आरोप है या जिसे क्राइम करते पाया गया है और जिसकी उम्र अभी 18 साल से कम है। देखिए, कानून का नज़रिया बहुत क्लियर है। वो इन बच्चों को हार्डकोर क्रिमिनल्स की तरह नहीं देखता, बल्कि ऐसे लोगों की तरह देखता है जिन्हें सुधारने की यानी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा, हेनस ऑफेंसेस यानी जघन्य अपराध का। इंडियन पीनल कोड IPC के मुताबिक ऐसे क्राइम्स जिनके लिए कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा का नियम है, उन्हें हेनस ऑफेंसेस माना जाता है। हत्या ऑब्वियसली इसी कैटेगरी में आती है। ये बात हमें ये समझने के लिए एक सॉलिड आधार देती है कि हमारा सिस्टम इस स्पेसिफिक क्राइम की ग्रेविटी को कैसे नापेगा। अब आते हैं एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्से पर, उम्र, मैच्योरिटी और हमारा कानून नाबालिगों को कैसे असेस करता है। हमारे कानून में उम्र का ये जो फासला है ना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। जो नाबालिग 16 साल से कम उम्र के होते हैं, उनका केस सिर्फ और सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी JJB ही हैंडल करता है, जहां पूरा फोकस बच्चे के सुधार और रिहैबिलिटेशन पर होता है। लेकिन अगर नाबालिग 16 से 18 साल के बीच का है और क्राइम हीनस है, तो सेक्शन 15 के तहत एक असेसमेंट होता है, ये तय करने के लिए कि क्या उस पे एक अडल्ट
अडल्ट की तरह मुकदमा चलाया जाए। अब इस कोयंबटूर वाले केस में ट्विस्ट ये है कि मुख्य आरोपी की उम्र 15 साल है, तो क्राइम चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, वो 16 साल से कम की कैटेगरी में ही आएगा, जिसकी वजह से पूरे लीगल प्रोसेस की दिशा एकदम बदल जाती है। अब जो बात सच में इस बारे में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि अगर ये आरोपी 16 से 18 साल की उम्र का होता तो सुप्रीम कोर्ट के नियमों के हिसाब से उसका एक बहुत ही रिगरस प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता और उसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि क्या बच्चे में फिजिकली क्राइम करने की ताकत थी, बल्कि उसकी पूरी मेंटल कैपेसिटी टेस्ट की जाती। क्या वो सही और गलत का फर्क समझ सकता था, ऐसे क्या हालात थे, कोई पीयर प्रेशर या ट्रॉमा था जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया, क्या उस बच्चे को इस क्राइम के लीगल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस समझ आ रहे थे। कहने का मतलब यह है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक बच्चे की पूरी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को समझने पर बहुत हैवी फोकस करता है। तो अब जब हमने लीगल प्रोसीजर समझ लिया है, आइए इसके रूट कॉजेज और रिहैबिलिटेशन के तरीकों पर बात करते हैं, जो कि हमारे सिस्टम पर पड़े भारी बोझ को भी दर्शाता है। 1,50,00,000। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये हमारे देश में 10 से 17 साल के उन नाबालिगों का आंकड़ा है जो किसी ना किसी तरह के सब्सटेंस अब्यूज यानी नशे की लत का शिकार हैं। अब जरा फ्लैशबैक में जाइए और याद कीजिए, इस कोयंबटूर वाले केस में वेपन के तौर पर क्या इस्तेमाल हुआ था? एक शराब की खाली बोतल, राइट? ये लिटरली इस बात का डायरेक्ट संकेत है कि कैसे इतनी कम उम्र में नशे की आदत या नशे का माहौल बच्चों के बिहेवियर को इतना वायलेंट बना रहा है। ये सीधे उनके दिमाग के विकास को रोक रहा है। लेकिन इन सब परेशानियों के बीच एक पॉजिटिव कदम भी उठाया जा रहा है। पूंजोलाई नाम से तमिलनाडु सरकार कोयंबटूर में एक नया मॉडल जुवेनाइल होम बना रही है। दरअसल रिटायर्ड जस्टिस के चंद्रू की समिति ने ये स्ट्रांगली रेकमेंड किया था कि उन पुरानी ब्रिटिश ज़माने की जेल जैसी दिखने वाली बिल्डिंगों को हटाकर ऐसे स्पेस बनाए जाएं जो प्रॉपर्ली बच्चों के सुधार पर फोकस्ड हों। इसका मेन आइडिया यही है कि जो बच्चे कानून के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए हैं, उन्हें जेल के अपराधियों की तरह ना ट्रीट करके सुधार का एक नया मौका दिया जाए। और ये अगला पॉइंट इस बात को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि हमारा ये मौजूदा सिस्टम एक्चुअली कितने भारी दबाव में है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का डेटा बताता है कि देश भर के 362 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स में लगभग 55% केस पेंडिंग हैं। सोचिए इसके बारे में। जिन संस्थाओं को बच्चों के सुधार और उन्हें तुरंत न्याय दिलाने के लिए बनाया गया था, वो खुद रिसोर्सेज की कमी और पेंडिंग केसेस के इस पहाड़ तले दबे हुए हैं। डिपार्टमेंट्स के बीच आपसी तालमेल का ना होना एक बहुत बड़ा सिस्टेमिक लूप होल है, जिसका पूरा असर आखिर में बच्चों के भविष्य पर ही पड़ता है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ एक परिवार ने अपने 13 साल के बच्चे को इतनी बेरहमी से खो दिया है और दूसरी तरफ सिस्टम के पास एक 15 साल के बच्चे को सुधारने का काम है जिसने ये क्राइम किया है। ऐसे में एक समाज एक ट्रैजिक लॉस के लिए इंसाफ और अपने यूथ को सुधारने की जिम्मेदारी के बीच में बैलेंस कैसे बनाता है? सच कहूं तो इस सवाल का कोई सीधा या आसान जवाब नहीं है, पर हाँ, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर हम सबको विचार जरूर करना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको कानून और इस सामाजिक सच्चाई के कॉम्प्लेक्स पजल की एक क्लियर पिक्चर मिली होगी।